अब हम फिरोज शाह तुगलक की राजस्व नीति जो हमारे बीच में रह गई थी उसी को आगे डिस्कस करेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने जब आय और व्यय का लेखा जोखा का विवरण तैयार करने के लिए कह दिया, उसके बाद उसने अपनी कर नीति का निर्धारण किया और इसके अंतर्गत उसने न केवल भूमि कर में चेंज किया अपितु उसने उस समय जो पद्धति प्रचलित थी उसको भी परिवर्तित किया। कृषि के अंतर्गत उसने किसानों को संतुष्ट करने के लिए किसानों में किसी तरह का असंतोष न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने 24 कर जो हैं वो समाप्त किए। इन करों में मकान कर, चराई कर आदि शामिल थे। इसने सिर्फ 4 करों का निर्धारण किया: खिराज, खम्स, जजिया और ज़कात। खम्स और खिराज जो है वो एक तरह का लूट से जो सामान मिलता था उस पर लगने वाला कर था। युद्ध में जो सैनिक लूट के अंतर्गत सामान इकट्ठा करते थे उसके अंतर्गत पहले ये निर्धारित था कि 4/5 हिस्सा जो है वो राज्य का होगा, 1/5 जो है वो सैनिक का होगा। इसमें से एक हिस्सा जो है वो जो सैनिकों को मिलता था वो खम्स कहलाता था, जो राज्यों को मिलता था वो खराज होता था। यहाँ उसने कहा कि यहाँ 4/5 हिस्सा अर्थात ज़्यादा हिस्सा जो है वो सैनिकों का होगा और कम हिस्सा जो है वो राज्य का होगा। जजिया ये मुसलमानों पर लगने वाला कर था। हर मुसलमान अपनी आय में से 2.5 हिस्सा जो है वो धार्मिक कार्यों के लिए राज्य को देगा और इसके अंतर्गत उसने बहुत सारे धार्मिक कार्य करवाए। जजिया जो है वो हिंदुओं पर लगने वाला कर था। यहाँ उसने जितना जजिया पहले से चला रहा था उतना तो निर्धारित रखा, लेकिन यहाँ जो इसने चेंज किया कि इससे पहले ब्राह्मण जो थे वो जजिया कर से मुक्त होते थे, यहाँ इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। और जब हिंदुओं से कर वसूली की बात हुई तो उसने एक तरह से कड़ी नीति को अपनाया और जजिया कर वसूली में एक तरह से उसने कहीं ना कहीं कड़ता या एक तरह से बोलते हैं उसको असहिष्णुता भी नहीं, कड़ाई से लागू किया। फिरोज शाह तुगलक ने जब ये कर निर्धारित कर दिए उसके बाद उसने एक चेंज और किया। उस समय क्या होता था, जब व्यापार होता था अंतर्देशीय, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर जाता था तो टैक्स लगता था जगह जगह, वो सारे उसने ख़त्म कर दिए ताकि व्यापार जो है वो खुले रूप से हो और व्यापार जो है वो अच्छा हो, क्योंकि उसे पता था कि जितना ज़्यादा व्यापार होगा उतनी ही राज्य की आमदनी होगी। फिर उसने आय बढ़ाने के लिए दिल्ली के आसपास जो खाली ज़मीन थी वहाँ पर बाग लगाए और कहा जाता है कि उसके बाग लगाए जाने के कारण दिल्ली में ही 1,80,000 वार्षिक टका की आमदनी होने लगी। देखिए, जब इसने आय और व्यय का लेखा लिखने के लिए कहा था और इसने कहा था कि आप ये मालूम करें कि खालसा भूमि से कितनी आमदनी होती है, तो पूरे राज्य की खालसा भूमि से जो आमदनी निर्धारित की गई थी वो की गई थी 6,85,00,000 टका वार्षिक। तो वो तो 6 करोड़ थी और यहाँ सिर्फ दिल्ली से बाग जो उसने लगाया उससे 1,80,000 वार्षिक टका की आमदनी होने लगी। मतलब थोड़े से एरिया में उसने अधिक आय जो है वो करनी शुरू कर दी। फिर उसे लगा कि अगर कृषि से हमें आय बढ़ानी है तो कृषि में हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ उसने कृषि में उस समय जो चली आ रही थी वसूली या कर एकत्रित करने की जो प्रथा थी वो थी नाप और उपज के आधार पर, कि भूमि की नपाई करवाई जाती थी, नपाई के अंतर्गत जितनी उपज होती थी उतना कर निर्धारित कर दिया जाता था। अब ये जो है वो ठेके पे ही दिया जाता था और ठेके पर जब दिया जाता था तो वो ठेकेदार जो है वो उपज नाप के आधार पर उपज निर्धारित करके और राज्य को दे देता था, जो कि निर्धारित होती थी। लेकिन यहाँ उसने इजारेदारी प्रथा को अपनाया और इसके अंतर्गत उसने नपज जो थी उसको त्याग कर ठेका बोली को अपनाया।
कि जो ठेकेदार, जो जागीरदार जितनी ज़्यादा बोली लगाएगी उसको ठेका दिया जाएगा। तो यहाँ उसने कि इसकी जो नीति थी, ज़्यादा से ज़्यादा आय जो है उसको बढ़ाना चाहता था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, जागीरदार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ठेका लगाने लगे और फिर वो क्या करते थे, और किसी व्यक्ति को बेच देते थे वो, जिससे थोड़ा और ज़्यादा ठेका ले लेते थे और यहाँ वो हट जाते थे और फिर किसानों के साथ ज़बरदस्ती होती थी। एक उसने ये चेंज किया। फिर उसने कृषि को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई की तरफ ध्यान दिया, बहुत सारी नहरों का निर्माण किया और कहा जाता है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय में इतनी ज़्यादा नहरें बन गई थी कि हर ज़मीन को उसने नहरों से या नदियों से या कुओं से कांटेक्ट करने का, ताकि पानी की कमी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को उपज के योग्य बनाया जा सके। उसने किसानों को गेहूँ, गन्ना, मसूर आदि फसलों को बोने, विभिन्न तरह के फलों के पेड़ लगाने का अनुरोध किया, ताकि उसका मेन मकसद ये था कि ज़मीन जो है वो खाली ना हो, ज़मीन जो है उससे से ज़्यादा उपज की जाए। अगर उपज करेंगे तो न केवल किसानों को फ़ायदा होगा अपितु राज्य को भी फ़ायदा होगा। अपनी राजस्व नीति के अंतर्गत उसने सार्वजनिक निर्माण कार्यों को अपनाया। कहा जाता है उसके समय में 40 मस्जिद बनी, 30 विद्यालय बने, 20 महल बने, 100 सराय बनी, 300 नगर बनाए गए, 100 अस्पताल बनाए गए, 5 मकबरे बनाए गए तथा 100 सार्वजनिक स्नान गृह बनाए गए, 15 पुल बनाए गए और कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा सार्वजनिक निर्माण कार्य कराए गए। फिरोजाबाद, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह जो है, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर आदि नगरों की स्थापना भी उसी के द्वारा करवाई गई।